हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं लेकर आई हूं आरओ भाग 1 के सभी अध्याय के एमसीक्यूज़। आरओ भाग 1 के सभी अध्याय, जितने भी अध्याय, इसमें 10 अध्याय हैं, आपको बता देती हूं। और मैं जो एमसीक्यूज़ लेकर आई हूं, इसमें सिर्फ फर्स्ट अध्याय के, आपके पहले अध्याय के एमसीक्यूज़ नहीं है मुंशी प्रेमचंद जी के, वो मैं एक अलग से डाल दूंगी आपके पास। और क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसमें दूध का दाम है, उसमें नमक का दरोगा नहीं है, तो इस वजह से मैं इसमें नहीं डाल पा रही हूँ। दूसरे अध्याय से मैं शुरू करती हूँ और दूसरे अध्याय का नाम है मियाँ नसीरुद्दीन, जो अध्याय नंबर 2 है, आरओ भाग 1। और यहाँ पर ये हमारी माँ मैराथन क्लास होने वाली है एमसीक्यूज़ की। आरओ भाग 1 के गद्य खंड की एक ही मैराथन क्लास आपको मिलेगी, जिसमें सभी लेसन के आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। और 4 अध्याय मैं आपसे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। और पद्य खंड की भी जीवन परिचय के साथ और हर कविता का व्याख्या के साथ आपको एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एस्टेट टीजीटी पीजीटी एस्टेट 2023 का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के एमसीक्यूज़ महामैराथन क्लास को। तो पहला ही आपका क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन नामक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कहानी, निबंध, रेखा चित्र या संस्मरण। तो इसका आंसर होगा संस्मरण, आपको याद रखना है। और बहुत ज़्यादा टाइम हम इनमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने जो इनके अध्याय है बिल्कुल लाइन टू लाइन हमने बहुत डिटेल से पढ़ रखे हैं। और दूसरे नंबर पर आपका आता है प्रश्न नंबर 2 है, मियाँ नसरुद्दीन नामक पाठ के लेखिका का क्या नाम है? तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती। धीरे धीरे हम सभी अध्याय के करेंगे। कृष्णा सोबती किस प्रकार के साहित्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है कथा साहित्य के लिए। मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आप वीडियो को रोक रोक कर और अपने खुद से प्रश्नों के उत्तर देते हुए अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ तक और कितना आपने पढ़ा है। प्रश्न नंबर 4 है, कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ? कृष्णा सोबती का जन्म हुआ 1925 में हुआ था। कृष्णा सोबती का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो इनका हुआ था गुजरात में। ये गुजरात नामक जो जगह है, अब तो ये जगह पाकिस्तान में पड़ती है, जहाँ इनका जन्म हुआ था। मियाँ नसरुद्दीन नामक पाठ कृष्णा सोबती की किस रचना में संकलित है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हम हसमत में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है ये रहने वाला है, पीजीटी एस्टेट में एक बार पहले से भी पूछा जा चुका है। आगे है, निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती का कौन सा अमर पात्र है? तो अमर जो पात्र है वो शहानी है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मियाँ नसरुद्दीन नामक पाठ में किसके व्यक्तित्व का शब्द चित्र अंकित किया गया है? तो ऑप्शन है मियाँ नसरुद्दीन के दादा का, पिता का, भाई का या फिर मियाँ नसरुद्दीन का। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। मियाँ नसरुद्दीन किस कला में निपुण थे? तो मियाँ नसरुद्दीन किस कला में निपुण थे? वास्तुकला, भाषण कला, चित्रकला या रोटी बनाने की कला? तो ये थे रोटी बनाने की कला में निपुण थे। और इसके साथ ही बता देती हूँ 56 प्रकार की रोटियां बनाने में ये दक्ष थे और ये इनका खानदानी व्यवसाय था। मियाँ नसरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस तरीके के प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं और पूछा भी जा सकता है। तो ये है, अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जब लेखिका गडैया मोहल्ले से गुजर रही थी तो उसे एक दुकान से कैसी आवाज़ सुनाई दी? तो कैसी आवाज़ सुनाई दी? पटापट की, गीत की, नृत्य करने की या रोने की? तो आवाज़ दी पटापट की। आगे प्रश्न है, पटापट आटे के ढेर को सानने की आवाज़ को सुनकर लेखिका ने क्या सोचा? तो उसने ये सोचा कि परांठे बन रहे हैं, दाल को तड़का लग रहा है, सेवइयों की तैयारी हो रही है या हलवा बन रहा है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर हैं? तो आपको पता है कि 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर है। लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन से सबसे पहले कौन सा प्रश्न किया? आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आप क्या कर रहे हैं, आपसे रोटियां बनवानी थी या आपका नाम क्या है?
तो लेखिका जैसे ही मियां नसरुद्दीन से मिली तो उसने सबसे पहले ये कहा था कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 है, मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा? क्या समझा? एक अभिनेत्री, अखबारनवीस, नेत्री या कवयित्री? तो क्या समझा? अखबारनवीस। तो ये इसका अखबार वाले जैसे कि पत्रकार होते हैं। मियां नसरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा? तो खोजियों की खुरापात, आय का साधन, धार्मिक लोगों का प्रयास या प्रसिद्धि का आसान तरीका? तो इसको कहा था खोजियों की खुरापात। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को मियां नसरुद्दीन ने क्या कहा था? क्या कहा था? कामकाजी, ईमानदार, निठल्ला या बेईमान? तो क्या कहा था इनको? निठल्ला कहा था। लेखिका के अनुसार नसरुद्दीन का खानदानी पेशा क्या था? तो वो था नगीना साज, रंगरेज, आईना साज या नानबाई? तो क्या था इनका? नानबाई। आगे है, मियां नसरुद्दीन अपना उस्ताद किसे मानते हैं? अपने वालिद को, अपने मामा को, अपने दादा को, अपने नाना को? तो किसको मानते हैं? अपने वालिद को। और वालिद कहते हैं ये अपने पिता को। ठीक है, तो इनके पिता का नाम था बरकत शाही। तो आगे आई जाएगा, मियां नसरुद्दीन शाह के वालिद का नाम था, क्या था? बरकत शाही। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? तो इसमें यही इसी टाइप के प्रश्न हैं, कोई खास और प्रश्न नहीं है। तो मियां कल्लन जो है इनके दादा का नाम था। काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है मियां नसरुद्दीन का, और मियां नसरुद्दीन ने ये कृष्णा सोबती जी से कहे थे। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, इस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम का क्या अर्थ है? तो तालीम का अर्थ है शिक्षा, और शिक्षा का ज्ञान। दूसरे तालीम का अर्थ है शिक्षा का ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो न आग पर से पके न पानी से बने? तो ये शब्द किसने कहे थे? तो किसने कहे थे? ये बादशाह सलामत ने कहे थे। किसको कहे थे? जो इसके मियां नसीरुद्दीन के जो पूर्वज थे उनको कहे थे। और फिर इनके पूर्वजों ने वो बनाकर भी खिलाई और काफ़ी तारीफ भी की शहंशाह ने। पाठ में प्रयुक्त रुमाली शब्द का क्या अर्थ है? तो रुमाल की भांति छोटी। तो इसका अर्थ है रुमाल की भांति रोटी। जैसे रुमाल गोल होता है ना, रुमाली छोटी, तो ये रुमाल की भांति रोटी। तो इसमें एक 3-4 प्रकार की और रोटियों के नाम हैं, जैसे खमीरी है, बारकशाही या कुछ ऐसे है। आप इनके जब मैंने अध्याय पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताए थे। तुनकी है, तुनकी पापड़ी से महीन होती है, इस तरीके से सारे प्रश्न बता रखे थे। तो ये थे हमारे अध्याय नंबर 2 के सभी प्रश्न यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और आपको ज़्यादा प्रश्न चाहिए तो आप पाठ की डिटेल पढ़िएगा और जितने मर्जी आप प्रश्न इसमें से बना सकते हैं। अध्याय भी मैंने बड़ी डिटेल से एक एक अक्षर पढ़ा रखा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप सभी जो है ऑप्शन में बिलीव करते हैं, ऑप्शन पढ़ने से पहले आप एक बार अध्याय की रीडिंग जरूर लें, क्योंकि अभी जो HPSC ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था उसमें सारे ही प्रश्न NCERT की लैंग्वेज से पूछे गए थे। और अभी बच्चे क्या करें, जैसे कि यूट्यूबर्स डाल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव मैम, और बच्चों की भी डिमांड है, यूट्यूबर क्या करेंगे कि मैम ऑब्जेक्टिव डालो, ऑब्जेक्टिव डालो। तो मैं ये कहती हूँ ऑब्जेक्टिव तो हम डाल देंगे, लेकिन आप बिना पाठ पढ़े इन ऑब्जेक्टिव को करने से आपको हो सकता है कोई प्रश्न छूट जाए, वही उसमें पेपर में आ जाए। तो पाठ की डिटेल आप एक बार जरूर पढ़ें। अब कर लेते हैं अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 का पाठ का नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल, और इसके लेखक है सत्यजीत राय। विधा की दृष्टि से ये एक संस्मरण है। ये तीनों ही प्रश्न अब यहाँ पर आ जाएंगे। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक है सत्यजीत राय। अगला प्रश्न है हमारा, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक पाठ किस साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है? तो साहित्यिक विधा के दृष्टिकोण से ये एक संस्मरण है। क्या है? एक संस्मरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1921, 1926, 1925 और 1931। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1921 में। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत संस्मरण किस फिल्म से संबंधित है? देखो इन्होंने सत्यजीत राय ने जो बनाए, मैं आपको एक बार यहीं पर थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। सत्यजीत राय ने जो फिल्में बनाई हैं वो अधिकतर साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। और बंदो उपाध्याय जो है बांग्ला के जो कवि थे, लेखक थे, उनकी कृतियों
पर भी इन्होंने फिल्में बनाई हैं और इनकी जो फिल्में हैं ये सारी ही हैं सदगति, पथेर पांचाली, अपराजिता, देवी, चारुलता, ये सारी सत्यजीत राय की ही फिल्में हैं। लेकिन जो हम ये संस्मरण पढ़ रहे हैं अप्पू के साथ 2.5 साल, ये पथेर पांचाली उसका है। किस फिल्म से संबंधित है? तो ये पथेर पांचाली फिल्म के बारे में इस पाठ में बताया गया है, जिसका निर्माण कार्य 2.5 वर्ष तक चला था और जिसका निर्माण करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पथेर पांचाली किस भाषा में रचित उपन्यास है? मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये मराठी, हिंदी, संस्कृत या बांग्ला? तो ये बांग्ला भाषा में रचित उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? शतरंज के खिलाड़ी, अपराजिता, पथेर पांचाली या महानगर? तो कौन सी थी? पथेर पांचाली सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित ये पहली फीचर फिल्म थी जो कि 1955 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। फ्रांस की सरकार ने सत्यजीत राय को, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, राय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? फ्रांस सरकार ने तो इनको किया था लेजेंड डी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने सत्यजीत राय को किस श्रेष्ठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया था? तो साहित्य अकादमी, भारत रत्न, दादा फाल्के और ऑस्कर? तो इसका राइट आंसर होगा भारत रत्न, जो कि भारत का श्रेष्ठ पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया था। श्री सत्यजीत राय का निधन कब हुआ? सन 1992, 1989, 1991 या 1982? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला था? तो 1 साल, 2 साल, 1.5 साल या 2.5 साल? तो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल चला था। सत्यजीत राय किस कंपनी में काम करते थे? फिल्म कंपनी में, स्टील कंपनी में, विज्ञापन कंपनी में या बीमा कंपनी में? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जो कि एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। फिल्म का आरंभ करने से पहले कौन से काम के लिए बड़ा आयोजन किया गया था? धन एकत्रित करने का, कलाकार इकट्ठे करने का, फिल्म संबंधी सामान खरीदने का या फिल्म के लिए विज्ञापन देने का? तो किसका आयोजन किया जाता था? कलाकार इकट्ठे करने का। ठीक है। अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का क्या नाम था? ये सभी का आप नाम याद कर लेना। जो अप्पू की भूमिका निभाने वाले थे उस लड़के का नाम था सुबीर बनर्जी, और ये सुबीर बनर्जी सत्यजीत राय को उनके पड़ोस में ही मिल गए थे। और जब फिल्म की शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो ये सबसे पहले कलकत्ता से, जो है आप याद रखना ये प्रश्न पूछा गया था, कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर पालसिट गाँव में ये जाते हैं सबसे पहले फिल्म को शूट करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इंदिरा ठाकराइन की भूमिका निभाने वाले वृद्धा का नाम था? मुन्नीबाई, चुन्नी बाला देवी, बिमला रानी, शशिकला? तो मुन्नीबाई और चुन्नी बाला देवी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर है चुन्नी बाला देवी। चुन्नी बाला देवी की आयु कितनी थी? तो उनकी आयु थी 80 वर्ष। रेलवे लाइन के समीप वाला मैदान कौन से फूलों से भरा हुआ था? तो ये कास के फूलों से भरा हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 हम देखते रहेंगे बारी बारी और बड़े इत्मीनान से आपको प्रश्नों को करते हुए जाना है। 7 दिनों के पश्चात आने पर फिल्मकार शूटिंग आरंभ क्यों नहीं कर सका था? धन के अभाव के कारण, जानवरों द्वारा घास फूल खाए जाने के कारण, अधिक गर्मी के कारण या कैमरा खराब होने के कारण? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, क्योंकि जब वो एक दिन शूटिंग करके और घर आ जाते हैं और 1 हफ्ते के बाद जाते हैं तो पता चलता है कि सारे घास के फूलों को तो जानवर खा गए हैं, तो इसलिए उस काम को स्थगित करना पड़ता है। फिल्म में काम करने वाले पहले कुत्ते का नाम क्या था? भूलो नाम था। इसमें कई ऑप्शन दे रखे, शेरू, लियो, टॉमी या भूलो? तो इसका राइट आंसर होगा भूलो। फिल्म में अप्पू की माँ का क्या नाम था? चुन्नी बाला देवी, चुन्नी बाई देवी, सर्वजया, सुशीला बनर्जी या मोहिनी बाला? तो राइट आंसर होगा सर्वजया, जो है अप्पू की माँ है। मैं आपको एक बार एक ही जगह पर ये सारे बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
तो जो अप्पू, इसमें दो पात्र हैं, एक तो अप्पू और एक दुर्गा। इन दोनों में इन्होंने भाई और बहन का जो है रोल अदा किया है। और जो अप्पू का गांव दिखाया गया है वह बेडोल दिखाया गया है। बेडोल गांव में अप्पू का घर दिखाया गया है। पालसेट गांव में पहली बार ये फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हैं। और जो मिठाई वाला है उसका श्रीनिवास दास है। और इंदिरा ठुकराइन की जो भूमिका निभाती है वो चुन्नी बाई है। और कौन रह गया, एक सुबीर बनर्जी जो है अप्पू का रोल निभाता है। फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले का क्या नाम है, तो उसमें उसका नाम है श्रीनिवास। फिल्म निर्देशक ने वर्षा का सीन किस मास में लिया था, तो ये लिया था जनवरी, अगस्त, मार्च या फिर अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर मास में। फिल्म में अप्पू का घर किस गांव में दिखाया गया है, तो पालसीट, बोडाल, गोपाल या नरसिंहग्राम। तो इसका आंसर होगा बोडाल गांव में। पुकुर का क्या अर्थ है, पुकुर का अर्थ है पोखर। तो ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए थे तब भी ये सारा बताया था। बहुत ही अच्छी डिटेल से हमने ये चैप्टर पढ़ाया है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आरोह भाग 1 के नाम से प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सुबोधा किस गांव का रहने वाला था, तो सुबोधा कौन से गांव का रहने वाला था, बोडाल गांव का, जो बकबक करता था और इनकी शूटिंग में थोड़ी सी दिक्कत देता था। साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था, तो साउंड रिकॉर्डिस्ट का नाम भूपेन बाबू था। तो आपको याद रखना है, सुबोधा कौन था, वो बोडाल गांव का था। और श्रीनिवास कौन था, मिठाई वाले था। और अनिल बाबू का इस पाठ में, अनिल बाबू जो वो उसकी ट्रेन के उसमें बैठ कर आता है डिब्बे में, जो बताता रहता है कि कब उसमें कोयला डालना है, वो था। नेक्स्ट प्रश्न है, वो पाठ हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है और अगला अध्याय हमारा अध्याय नंबर 4। तो वो शुरू करते हैं हम अध्याय नंबर 4। उसका पाठ का नाम है विदाई संभाषण है। और विदाई संभाषण के जो लेखक है बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। और बाल मुकुंद गुप्त जी ने विदाई संभाषण पाठ जो है शिव शंभू के चिट्ठे नामक उसका जो संकलन है उसमें से लिया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे में से लिया गया है विदाई संभाषण। और ये थे हमारे 1865 में इनका जन्म हुआ था। गुड़ियानी गांव में हुआ था जो पहले रोहतक में और अब झज्जर में पड़ता है। और ये थे बाल मुकुंद गुप्त जी जो थे, इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, वो मैं आपको अभी प्रश्नों को हम करते हैं। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है, प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, बाल मुकुंद गुप्त, सत्यजीत राय। तो राइट आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। प्रस्तुत पाठ के लेखक की किस कृति में संकलित है, तो किस कृति में संकलित है, शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित है। ये मैंने पाठ शुरू करने से पहले आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 3 आता है, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था, 1865 में, 1860 में। तो मैंने शुरू अभी बताया आपको 1865 में जन्म हुआ था। और पूछे आपसे तो गुड़ियाने गांव में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1907 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन बाल मुकुंद गुप्त ने किया था, तो इन्होंने किया था भारत मित्र समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया था। इनमें से कौन सी रचना बाल मुकुंद गुप्त की नहीं है, खेल तमाशा, शिव शंभू के चिट्ठे और खत और मृगनयनी। तो रचना है मृगनयनी, ये बाल मुकुंद गुप्त की नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों ही रचनाएं बाल मुकुंद गुप्त की हैं। बाल मुकुंद गुप्त किस काल के पत्रकार थे, तो ये थे राष्ट्रीय नवजागरण काल के थे। और इनके जो समय सीमा है ये भारतेंदु युग और जो हमारा द्विवेदी युग था उसके बीच की कड़ी का काम करते हैं। लेखक ने यह विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था, तो लॉर्ड विलियम कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड कर्जन। तो क्या आएगा, लॉर्ड कर्जन के शासक की विदाई के समय लिखा था। लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है, वायसराय, लॉर्ड कर्जन को, ईश्वर को, भारतीय जनता को या अंग्रेजी सरकार को। तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वर को। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणोत्पादक होता है, करुणा का उत्पादन करने वाला करुणोत्पादक होता है, तो कौन सा होता है, जन्म का, बिछुड़ने का, मृत्यु का या मिलन का। तो बिछुड़ने का जो समय होता है वो करुणोत्पादक होता है। बिछुड़ने के समय
मन में किस रस का आविर्भाव होता है? देखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये वियोग रस का होता है। और शिव शंभू के पास कितनी गाय थी, इनका भी जिक्र आया है। तो उनके पास 2 ही गाय थी, 2 गाय। प्रश्न नंबर 13 आता है हमारा, शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान में दे दी थी? कमजोर गाय, शक्तिशाली गाय, बिना दूध देने वाली या बिना सींग वाली? तो जो शक्तिशाली गाय थी वो पुरोहित को दान में दे दी थी, क्योंकि शक्तिशाली जो गाय थी वो कमजोर गाय को सींगों से मारती थी। शक्तिशाली गाय किसका प्रतीक है? तो ये जनता का, लॉर्ड कर्जन की, अंग्रेज सरकार की या सेना की? तो किसकी है ये? लॉर्ड कर्जन की। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, शक्तिशाली गाय किसका प्रतीक है? लॉर्ड कर्जन की। कमजोर गाय किसका प्रतिनिधित्व करती है? सरकारी कर्मचारी का, व्यापारी वर्ग का, अंग्रेजी सरकार का या साधारण जनता का? तो आंसर होगा साधारण जनता का। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था? कैसा था? सुखांत, दुखांत, हास्यास्पद या अधूरा? तो कैसा था? दुखांत था। इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सूत्रधार शब्द यहाँ पर आया है एक लेखक के लिए, ईश्वर के लिए, लॉर्ड कर्जन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सूत्रधार लॉर्ड कर्जन के लिए आया है। किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है। इस वाक्य में लीलामय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए? इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, लॉर्ड कर्जन, लेखक, ईश्वर, शिव शंभू। तो क्या आएगा इसका आंसर? ईश्वर के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, नींद और भूख हराम करना का क्या अर्थ है? नींद और भूख समाप्त होना, परेशानी में डालना, नींद और भूख में आराम करना या फिर आराम करना? तो आएगा परेशानी में डालना। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बिस्तर गर्म राख पर रखना, क्या क्या अर्थ है? मुसीबतों को बुलाना, बिस्तरा सुखाना, बिस्तरा गर्म करना, सर्दी दूर करना? तो इसका आ जाएगा मुसीबतों को बुलाना। राइट आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 21, लॉर्ड कर्जन को किस मामले में पटखनी खानी पड़ी थी? तो अपनी नियुक्ति के मामले में, वेतन बढ़ाने के मामले में, सेना अधिकारी की नियुक्ति मामले में, अवधि बढ़ाने के मामले में? तो किसके बारे में? सेना अधिकारी की नियुक्ति के मामले में, कि उसकी इतनी चलती थी, वो भारतीयों पर अत्याचार करता था और उसको ये लगता था कि तेरी एकमात्र सत्ता है और कोई भी नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो वो एक आदमी को गैर कानूनी ढंग से सैनिक अधिकारी बनाना चाहता था, तो ये वो नहीं करवा पाया था। पाठ मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ा रखा है, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 के बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 22, और प्रश्न नंबर 22 है आपका, जार शब्द का प्रयोग किस देश के तानाशाह के लिए प्रयुक्त हुआ है? किस देश के लिए हुआ है? अमेरिका के लिए, इंग्लैंड, रूस या फिर इटली? तो इसका ऑप्शन आएगा आपका रूस के लिए। इसका आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नादिर शाह किस देश के तानाशाह थे? नादिर शाह तो इराक के, इंग्लैंड के, ईरान या रूस के? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान के। राइट आंसर होगा ईरान का था ये नादिर शाह। कैसर शब्द जो है किस देश के निरंकुश शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जापान, रूस, जर्मनी या अमेरिका? तो किसका आ जाएगा इसका आंसर? जर्मनी के लिए। लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? मधुर, जिद्दी, विनम्र या उदार? तो कैसा था उनका? जिद्दी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26, दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्ले आम रोक दिया था? तो अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ, आसिफ जाह? तो इसका आंसर आ जाएगा आसिफ जाने ने किस राजा की प्रार्थना पर? आसिफ शाह राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था। और बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या किया था? बंगाल विभाजन। नर सुल्तान नामक राजकुमार ने अपने विपत्ति के दिन किस स्थान पर व्यतीत किए थे? तो ये किए थे नरवरगढ़ गांव में। ठीक है, तो नरवर गांव में इन्होंने अपने जो मुश्किल दिन थे वो बिताए थे।
और जब नरवरगढ़ गांव से जब जाता है नर सुल्तान, तो अपनी उस मातृभूमि को ये संबोधित करके जाता है, उसे क्षमा मांग कर जाता है जिस पर उन्होंने कुछ समय बिताया था। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने तो वो भी नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला अध्याय शुरू हो जाता है। वो उतना ही था हमारा। इसके सभी प्रश्न जो हैं हमारे यहाँ पर संपूर्ण हो जाते हैं विदाई संभाषण के। और अगला है हमारा विदाई संभाषण के बाद गलता लोहा, जो कि आपका लिखा है शेखर जोशी ने। ये अध्याय नंबर हमारा 5वां चल रहा है। आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहे। हम 10 के 10 चैप्टर यहीं पर लेकर आए हैं आपके लिए। गलता लोहा नामक पाठ हिंदी गद्य साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो ये है आपकी एक कहानी के अंतर्गत आता है। गलता लोहा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शेखर जोशी। श्री शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? तो शेखर जोशी का जन्म हुआ 1922 में, 32 में, 28 में या 1934 में। तो कब हुआ था? 1932 में। शेखर जोशी को किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कहानी के रूप में इन्होंने एक विशेष प्रसिद्धि पाई। श्री शेखर जोशी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? पहल सम्मान, पद्म भूषण, पद्मश्री या भारत रत्न? तो किससे किया गया था? पहल सम्मान से। ध्यान रखना, श्री शेखर जोशी को पहल सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सत्यजीत राय को सम्मानित किया गया था। ठीक है, और लेजेंड डी ऑनर वो उनको फ्रांस सरकार ने दिया था सत्यजीत राय को। कहानी के किस आंदोलन से शेखर जोशी का नाम जुड़ा है? प्रेमचंद स्कूल, साठोत्तर कहानी, नई कहानी आंदोलन या ए कहानी आंदोलन? तो इसका आंसर हो जाएगा नई कहानी आंदोलन। नई कहानी आंदोलन के किस पक्ष को विषय बनाकर शेखर जोशी ने अपनी कहानियों की रचना की है? तो किसको की है? प्रगतिशील पक्ष को शेखर जोशी ने अपनी कहानियों की रचना में का विषय बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 के बाद प्रश्न नंबर हमारा 8 आ जाता है। शेखर जोशी की किस कहानी पर बच्चों के लिए फिल्म बनाई गई? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपको याद रखना है कि दाजू फिल्म पर जो है शेखर जोशी की कहानी पर बच्चों के लिए फिल्म बनाई गई, दाजू पर। गलता लोहा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है? शोषण की समस्या, जातिगत भेदभाव की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, महंगाई की समस्या। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पूछा गया था HPSC ऑब्जेक्टिव में, और इसमें था जातिगत भेदभाव की समस्या। ये याद रखना, इस पाठ का प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है जातिगत भेदभाव। और इसमें ये बताया गया है कि आजकल की जो जातियां हैं ये तो भेदभाव में फिर भी थोड़ा कम अंतर रखती हैं, लेकिन जो पुराने समय में जो हमारी रूढ़िवादिता थी इन जातियों को लेकर वो बहुत ज़्यादा थी। खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? तो क्या था मोहन के हाथ में खेत में जाते वक्त? मोहन के हाथ में क्या था? तलवार, गंडासी, हसुआ या लाठी? तो क्या था? हसुआ था। इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना ही। NCERT के लाइन टू लाइन प्रश्न पूछते हैं। मोहन हसुआ लेकर किस उद्देश्य से निकला था? लड़ाई करने, हसुए की धार लगवाने, खेत में उगी झाड़ियाँ काटने, धनराम से मिलने? तो किस में गया था? खेत में उगी झाड़ियाँ काटने। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेतीबाड़ी, शिल्पकारी, अध्यापन या पुरोहिताई? तो क्या था वंशीधर का? जो वंशीधर कौन था? ये जो यहाँ पर पाठ का जो नायक है उनके पिता का नाम है वंशीधर। तो ये क्या व्यवसाय था? ये पुरोहिताई करते थे। वंशीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर किस पाठ के करने के लिए मोहन से कहा था? माँ काली का पाठ, रुद्री पाठ, रामचरितमानस? तो आएगा इसका आंसर रुद्री पाठ करने के लिए बोला था। किसने बोला था? चंद्रदत्त के घर जाकर पाठ करने के लिए वंशीधर ने बोला था मोहन से। मोहन के अध्यापक का नाम क्या था? तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिलोक सिंह। मोहन के अध्यापक का क्या नाम था? त्रिलोक सिंह। मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी? तो मास्टर जी की आवाज़ कड़क थी। कहानी में गोपाल सिंह कौन था? तो गोपाल सिंह एक दुकानदार था। और सांप सूंघ जाना का क्या अर्थ है? सांप का काटना, चुप हो जाना, सांप का चाटना या खो जाना? तो चुप हो जाना। क्या आएगा इसका ऑप्शन?
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 और धनराम का संबंध किस जाति से था? तो धनराम का संबंध किस जाति से था? लोहार जाति से था। धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? तो धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? दूसरे दर्जे तक, चौथे दर्जे तक, तीसरे या पांचवें दर्जे तक? तो सिर्फ तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया था। ये अब जो अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 20, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है पीजीटी एस्टेट में, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो ये पूछा भी गया है। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा, इसमें ये कथन किसने कहा था? तो ये किसके लिए कहा था? तो ये धनराम के लिए कहा था। और किसने कहा था? तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने ये कहे थे। प्रश्न आपको ऐसे नहीं तो वैसे पूछ सकता है। धनराम के पिता का क्या नाम था? तो धनराम के पिता का नाम था गंगाराम। धनराम के पिता का नाम क्या था? गंगाराम था। और मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया था? मोहन ने बड़ा आदमी बनने की, छात्रवृत्ति प्राप्त करने की, बड़ा अफसर बनने की या उत्तीर्ण होने की? तो कौन सी की थी? छात्रवृत्ति प्राप्त करने की। किसने? मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया था। रमेश किस नगर में नौकरी करता था? बनारस में, कानपुर में, झांसी में या लखनऊ में? तो आंसर आ जाएगा इसका लखनऊ में। रमेश किस नगर में? क्योंकि ये मोहन को भेज देता है रमेश नामक एक आदमी के पास पढ़ाई के लिए, जो कि लखनऊ में रहता था। रमेश मोहन को क्या समझता था? भाई बिरादरी, नौकर। तो क्या समझता था? नौकर। मोहन अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, पढ़ाई में व्यस्त था और वह लखनऊ में मौज मस्ती करता था। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कि वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए रमेश के घर में उसे नौकर समझ कर रखा गया और वो जो काम करवाते हैं वो करता चला गया। ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में बैठना नहीं चाहते थे क्योंकि वे उन्हें श्रेष्ठ समझते हैं, वे उन्हें गरीब समझते हैं, वे शिल्पकारों की नीच समझते हैं, वे उन्हें मूर्ख समझते हैं। तो क्या आएगा? वे शिल्पकारों को नीच समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखो, ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार लोगों जैसे ये लोहार वगैरह थे जो बुनाई गुड़ाई का काम करते हैं, इनके बीच में नहीं बैठते थे। लेकिन मोहन क्या था? ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त धनराम के पास बैठता है। वो किस तरीके से उनको उसके पास क्या थी, कोई आइटम था जिसको गोल कर रहा था, लोहे की छड़ थी, वो गोल नहीं हो रही थी और मोहन किस तरीके से उसे गोल कर देता है। उनकी आंखों में एक सर्जन की चमक थी, ये कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनलाल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27 के बाद प्रश्न नंबर 28, यानी कि ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है और अगला अध्याय हमारा आता है। नेक्स्ट है स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश, इसका प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, स्पीति में बारिश नामक पाठ के लेखक कौन है? तो इनके हैं कृष्णनाथ। इनका भी मैंने जीवन परिचय और पाठ की डिटेल तो अभी नहीं डाली है, लेकिन जीवन परिचय मैंने सभी के अलग से डिटेल में बता रखे हैं। वहाँ से आप अपने नोट्स बना लें, 5-5, 10-10 लाइनों के आपके नोट्स बनेंगे और आपका तुरंत तैयारी आपकी होती चली जाएगी। स्पीति नामक स्थान किस प्रदेश का भाग है? किस प्रदेश का भाग है? तो ये हिमाचल प्रदेश का भाग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 और अगला प्रश्न है हमारा स्पीति किस जिले की तहसील है? तो स्पीति किस जिले की तहसील है? लाहौल जिले की। यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, जब आएगा तो मैं बताऊंगी कि लाहौल स्पीति की जो जनसंख्या है वो कितनी है। ये HPSC सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा गया था। केलंग के बादशाह को क्या भय लग रहा था? और एक नहीं, 2-2 प्रश्न पूछे गए थे इसमें से, तो इसको आपको ढंग से पढ़ना है चैप्टर को। काजा के सूबेदार द्वारा अवज्ञा का, मार्ग के बंद होने का, बर्फबारी का या सेना की बगावत का? तो केलंग के बादशाह को क्या भय लगा रहता था? काजा के सूबेदार द्वारा अवज्ञा का।
केलंग से स्पीति कितनी मील दूर है? तो केलंग से जो स्पीति है वो 170 किलोमीटर दूर है। केलंग में से स्पीति संदेश कैसे भेजे जाते थे? तो संदेश वाहक द्वारा, वायरलेस सेट पर, डाक द्वारा, टेलीफोन द्वारा। तो वायरलेस सेट पर। साम्राज्यों के टूटने के समय स्पीति की क्या स्थिति थी? स्वतंत्र, स्थानीय बादशाह के अधीन, अंग्रेजों के अधीन, मुगलों के अधीन। तो इसका आंसर आ जाएगा साम्राज्यों के टूटने के समय, जब साम्राज्य आपस में टूट रहे थे, एक जो राजा लोग थे बिखर रहे थे, तो स्पीति की क्या स्थिति थी? वो बिल्कुल स्वतंत्र थे। लेखक के अनुसार स्पीति की रक्षा कौन करता है? तो उसकी भौगोलिक स्थिति, वहाँ के लोग, बादशाह या वहाँ के पशु। तो कौन करता है? उसकी भौगोलिक स्थिति जो है स्पीति की रक्षा करती है। स्पीति पर किस राजा ने आक्रमण किया था? ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका HPSC सब्जेक्टिव पेपर में आया था सेम टू सेम। तो इसका आंसर होगा जोरावर सिंह। बी ऑप्शन इसका सही होगा। जोरावर सिंह ने आक्रमण किया था। लेखक के अनुसार स्पीति का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है? तो 5155, 2155, 3150 और 1455। तो आ जाएगा 2155 वर्ग मील है। सन 1971 में स्पीति की जनसंख्या कितनी थी? ये प्रश्न भी पूछा गया था HPSC ऑब्जेक्टिव में, और दोनों ही प्रश्न यहाँ से लाई हूँ मैं आपके लिए। और कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप एक बार सारे कर जाना ये, और बहुत ज़्यादा इनको रटने में मत लगे रहना। 1 से 2 बार आप पढ़ के देखोगे तो ऑप्शन देखते ही आपको तुरंत याद आ जाएंगे। सन 1971 में स्पीति की जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 7196। ये भी प्रश्न पूछा गया था। और एस्टेट वाले बच्चों को मैं डिटेल से पढ़ने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आपका एस्टेट क्लियर हो जाएगा और जब वैकेंसी निकलेंगी तो उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर होगा ऑब्जेक्टिव के बाद, तो तब आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए आपको चैप्टर की डिटेल जो है व्याख्या पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहती हूँ कि क्यों ना आप अभी से अपनी तैयारी एक साथ करते चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, 1846 में अंग्रेजों को लाहौल स्पीति का राज्य किस राजा से प्राप्त हुआ था? राजा गुलाब सिंह से, औरंगजेब से। तो इसका राइट आंसर होगा राजा गुलाब सिंह से। देखो ऑप्शन वहाँ भी था गुलाब सिंह, तो जोरावर ने तो आक्रमण किया था। और अंग्रेजों को लाहौल स्पीति का राज्य किस राजा से प्राप्त हुआ था? तो ये गुलाब सिंह से प्राप्त हुआ था, यानी कि अंग्रेजों ने गुलाब सिंह पर आक्रमण किया था और 1846 में किया था। सन 1847 में अंग्रेज शासकों ने स्पीति को किस जिले के साथ जोड़ दिया था? जब 1846 में अंग्रेजों को मिल गया राजा गुलाब सिंह से लाहौल स्पीति का साम्राज्य, तो इन्होंने कांगड़ा में जोड़ दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। सन 1873 में लाहौल स्पीति के प्रशासन के अधिकारी किसे दिए गए थे? अधिकार किसे दिए गए थे? तो नोनो को, भारत मंत्री को, गवर्नर को, ब्रिटिश महारानी को। तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। साथ में इसका सन भी देख लेना। 1873 में लाहौल स्पीति के प्रशासन का अधिकार नोनो को दिया गया था। हिमाचल प्रदेश अलग राज्य कब बना था? तो ये बना था 1966 में। और स्पीति समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो ये है 13,000 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। और लेखक को किस बात का अचरज है? किस बात का? चारों ओर फैली बर्फ का, प्रकृति की रचना का, पर्वतों की ऊंचाई का, बिना किसी साधन के लोगों का वहाँ रहने से। तो क्या आ जाएगा? बिना किसी साधन के वहाँ लोगों के वहाँ रहने का अचरज हुआ। लेखक को किस बात का अचरज हुआ? कि बिना किसी साधन के लोग वहाँ रह रहे हैं। लेखक ने स्पीति को कौन सी घाटी कहा है? हरी घाटी, सौंदर्य घाटी, मध्य हिमालय की घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय की घाटी। स्पीति के पूर्व में कौन सा देश है? पूर्व में कौन सा देश है ये आपको बताना है। और तिब्बत जो है इनके स्पीति के पूर्व में है। लेखक किसके अहंकार को चूर कर देना चाहता है? अपने बादलों के या हिमालय की चोटियों के। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक इन चोटियों के मर्दन के लिए किसे निमंत्रण देता है? मर्दन के लिए मतलब
लेखक इन चोटियों के मर्दन के लिए किसे निमंत्रण देता है? मतलब जो चोटियों को अपने आप में घमंड है कि हमारे तक कोई नहीं पहुंच पाता, तो वो उसे निमंत्रण देता है युवाओं को। कालिदास ने किस क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया है? तो इसमें विंध्याचल क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया है कालिदास ने। और स्पीति में उगाई जाने वाली मुख्य फसल का क्या नाम है? ये है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब रजनी नामक एकांकी हमारे पास आ जाती है। ये अगला अध्याय है, अध्याय नंबर शायद 4, 5, 6, ये 7 है। रजनी नामक एकांकी की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है मनु भंडारी। एकांकी में किसका रिजल्ट निकलने वाला है? तो किसका रिजल्ट निकलने वाला है? अमित का। और इससे भी प्रश्न पूछा था कि जो ये एकांकी है ये कितने अंकों में है? रजनी नामक जो पाठ है यह एकांकी है, ये 7 अंकों में विभाजित है। ये प्रश्न भी HPSC ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। एकांकी में किसका रिजल्ट निकलने वाला है? तो किसका है? अमित का। अमित किसका बेटा है? तो अमित किसका बेटा है? लीला का। अमित किस कक्षा का छात्र है? तो अमित जो है 7वीं कक्षा का छात्र है। अमित को कौन सी मिठाई पसंद है? अमित को केसरिया रसमलाई पसंद है। अमित के मैथ में कुल कितने अंक मिले? तो ये मिले उसको 72 अंक। 72 अंक उसको मिले मैथ में। इतने कम मिले क्योंकि उसने ट्यूशन नहीं लगवाया गया था। अगला प्रश्न है, अमित के मैथ में अंक कम आने का क्या कारण था? ट्यूशन न लेना, परीक्षा में लेट पहुंचना। तो इसका कारण यही था, ट्यूशन न लेना। अमित के मैथ टीचर का क्या नाम है? मिस्टर शर्मा, मिस्टर पाठक। तो इसका राइट आंसर होगा मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक 7वीं कक्षा के कितने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है? तो ये पढ़ाता है 22 बच्चों को। 7वीं कक्षा के 22 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। प्रश्न नंबर 10 है तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो वरना रह जाओगे। ये शब्द किसने किसको कहे? तो ये सब मिस्टर पाठक ने अमित से कहे। अमित के स्कूल का वार्षिक परीक्षा संबंधी क्या नियम था? कि वार्षिक परीक्षा की जो कॉपियां न दिखाना, ये नियम था। वार्षिक परीक्षा की कॉपियां नहीं दिखाई जाती थी। हेडमास्टर रजनी के चले जाने पर अपना गुस्सा किस पर निकालता है? तो वो चपरासी पर निकालता है। अगला प्रश्न है, हेडमास्टर से मिलने के पश्चात किसके कार्यालय में गई थी? किसके कार्यालय में गई थी? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, DSC गई थी। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का चपरासी रजनी को डायरेक्टर से क्यों मिलने नहीं देता? क्योंकि उसने चपरासी को रिश्वत नहीं दी थी, इसलिए उसको रोक लिया। रजनी ने डायरेक्टर को अपना परिचय किस रूप में दिया था? तो किस रूप में दिया था? एक रिसर्च प्रोजेक्टर के रूप में। नेक्स्ट है, नहीं तो उसको भी अंदर नहीं जाने देते। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय के पश्चात किस कार्यालय में जाती है? तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जाने के बाद कौन से कार्यालय में जाती है? किसी अखबार के दफ्तर में जाती है। अखबार का संपादक रजनी को क्या कहकर उसका साथ देता है? एक अच्छा सा राइट अप तैयार करना। अखबार का जो संपादक है रजनी को कहता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम एक अच्छा सा राइट अप तैयार कर लो जिसे हम अपने अखबार में प्रकाशित कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी में अध्यापकों द्वारा ट्यूशन के संबंध में क्या तर्क दिया गया था? यही तर्क दिया गया था कि उन्हें वेतन कम मिलता है। रजनी अध्यापकों को क्या करने का परामर्श देती है? तो वो देती है अन्याय के विरुद्ध आंदोलन करने का। रजनी शीर्षक एकांकी में किस समस्या को उठाए गए? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो विद्यालयों में ट्यूशन की समस्या, विद्यालयों में ट्यूशन की समस्या इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 20 के बाद प्रश्न नंबर 21 आ जाता है। अखबार डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय के पश्चात रजनी किस कार्यालय में जाती है? किसी अखबार के दफ्तर में, मुख्यमंत्री के कार्यालय में। तो किस में जाती है? किसी अखबार के दफ्तर में। अखबार का संपादक रजनी को क्या कहकर उसका साथ देता है? कि एक अच्छा सा राइट अप तैयार कर लो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
सभा में अध्यापकों द्वारा ट्यूशन के संबंध में क्या तर्क दिया गया था? क्या तर्क दिया गया था? उन्हें वेतन कम मिलता है, और ये शायद हमारा पीछे हो तो चुका है ये प्रश्न। ये तो इसमें ये प्रश्न था। आगे है हमारा, सभा में यही सभी ने सभा में अध्यापकों द्वारा ट्यूशन के संबंध में ये तर्क दिया गया था। ये हमारे प्रश्न हो चुके हैं, मैं आपको दोबारा करवाने शायद ये लग गई थी। तो रजनी अध्यापकों को क्या करने का परामर्श देती है? क्या परामर्श देती है रजनी अध्यापकों को? अन्याय के विरुद्ध आंदोलन करने का। रजनी शीर्षक एकांकी में किस समस्या को उठाया गया है? तो रजनी शीर्षक एकांकी में विद्यालयों में जो ट्यूशन की समस्या है उसको उठाया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। रजनी शीर्षक एकांकी में किस समस्या को उठाया गया है? विद्यालयों में ट्यूशन की समस्या। जो अमित नाम का विद्यार्थी होता है वो मैथ वाले टीचर से ट्यूशन नहीं लेता है, तो मैथ वाले सर उसके मैथ में 72 नंबर दे देता है। अगला अध्याय हमारा आता है जामुन का पेड़, पाठ नंबर 8 है ये। तो जामुन का पेड़ पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये हास्य व्यंग्य कथा है। जामुन का पेड़ पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो ये कृष्ण चंद्र है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, जामुन का पेड़ कहाँ खड़ा था? कहाँ खड़ा था जामुन का पेड़? सेक्रेटरिएट के लॉन में। पेड़ के गिरने का क्या कारण था? झंखड़, तेज वर्षा, पानी की बाढ़ या भूचाल। तो क्या आ जाएगा? झक्कड़। जंकड़ जो चलता है ना तेज बारिश के कारण जब पेड़ गिर जाते हैं। पेड़ के नीचे दबने वाला व्यक्ति कौन था? चपरासी, शायर, दफ्तर का क्लर्क या सैनिक। तो क्या आएगा इसका आंसर? शायर। सर्वप्रथम फाइल किसके कार्यालय में भेजी गई? तो किसके? अंडर सेक्रेटरी के पास। सबसे पहले कहाँ गई? अंडर सेक्रेटरी के। दूसरी बार फाइल किस विभाग में भेजी गई? तो वो भेजी गई कृषि विभाग में। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट किससे संबंधित रहता है? तो ये रहता है फल फूल वाले पेड़ पौधों से। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वृक्ष काटकर दबे हुए व्यक्ति को निकालने से क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि वह केवल खेती बाड़ी से संबंध रखता है, ये बात कहकर उन्होंने उस बात से व्यक्ति को निकालने से इनकार कर दिया। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जामुन के पेड़ को कटवाने से क्यों मना कर दिया? अब हार्टिकल्चर ने भी मना कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने ये कहा कि ये विभाग के नियम के विरुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने जामुन के पेड़ पाठ के माध्यम से किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया है? तो ये हमारी कानून व्यवस्था पर व्यंग्य किया है कि आदमी की जान खतरे में है, लेकिन सभी को अपने अपने डिपार्टमेंट की पड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जामुन के पेड़ पाठ में अधिकारी का कौन सा व्यवहार व्यक्त हुआ है? तो ये हुआ है अमानवीय व्यवहार। दबे हुए व्यक्ति को कैसी दशा का चित्रण हुआ है? तो उसकी दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। और अगला है, पिटोनिया सरकार के प्रसंग के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है? पिटोनिया सरकार पर व्यंग्य किया है। पिटोनिया और भारत के संबंध, भारतीय सरकार की ढुलमुल विदेश नीति, इसका राइट ऑप्शन होगा। सांस्कृतिक विभाग किस मामले से संबंध रखता है? तो ये रखता है संस्कृति संबंधी मामलों से। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में हास्य व्यंग्य के साथ साथ किस रस की धारा प्रवाहित हुई है? तो ये करुण रस की धारा प्रवाहित हुई है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वास्तव में पेड़ का संबंध किस विभाग से था? तो ये वन विभाग से था। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी? तो कर्तव्य पालन की, मानवीय मूल्यों को अपनाने की, देशभक्ति की। तो राइट ऑप्शन होगा सी। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। प्रस्तुत कहानी में मतलब कि जामुन का पेड़ कहानी में लेखक ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी है कि मानवीय मूल्यों को अपनाओ। माली को किस प्रवृत्ति का व्यक्ति दिखाया गया है? तो माली को दयालु प्रवृत्ति का आदमी दिखाया गया है। प्रस्तुत कहानी में कवियों की किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है? तो कवियों की
स्वार्थी प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। अगला है हमारे पास अध्याय नंबर नेक्स्ट 9 है शायद ये, और शायद ही क्यों देख लेंगे, एक अध्याय कम है, बाकी हम 9 अध्याय पूरे करने वाले हैं। यहाँ पर सब भारत माता पाठ है। ये भारत माता पाठ के मूल लेखक का नाम क्या है? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पाठ जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक में संकलित है? इस तरीके के प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हिंदुस्तान की कहानी पुस्तक में संकलित है। अपने लेखक अपने भाषणों में मुख्यतः किसकी चर्चा करता था? तो किसकी चर्चा करता था? भारत की। लेखक की दृष्टि में किसानों का नज़रिया कैसा था? तो वो कैसा था? महदूद, यानी कि लेखक की दृष्टि में किसानों का नज़रिया सीमित था। लेखक के अनुसार कौन सा विषय सबके फायदे के लिए था? स्वराज्य का, सामाजिक का? तो ये आंसर ऑप्शन होगा आपका स्वराज्य का। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक किन की समस्याएं एक समान थी? तो ये किसानों की समस्याएं जो थी एक समान थी। लेखक लोगों को किसके विषय में सोचने विचार करने की प्रेरणा देता था? संपूर्ण हिंदुस्तान, केवल अपने राज्य के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में, क्षेत्र विशेष के बारे में? तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण हिंदुस्तान के बारे में। हमारे महाकाव्यों एवं पुराणों की कथा कहानियों में किसका वर्णन मिलता है? तो हमारा इसमें मिलता है हिंदुस्तान की एकता का। जलसों में जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किस नारे से किया जाता था? तो जवाहरलाल नेहरू का स्वागत भारत माता की जय नामक नारों से किया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत माता कौन है? ये प्रश्न कौन किससे पूछता था? भारत माता कौन है? ये प्रश्न कौन पूछता था? ये प्रश्न कौन किससे पूछता था? जवाहरलाल नेहरू। ये जो प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू पूछते थे, और किससे पूछते थे? जनता से पूछते थे कि भारत माता कौन है। तो किसने जवाहरलाल नेहरू के प्रश्न भारत माता कौन है का उत्तर दिया था? किसने दिया था? एक अनपढ़ किसान ने। और अगला प्रश्न है, लेखक भारत माता की जय के नारे के माध्यम से किसकी जय चाहता था? भारत के उन सभी लोगों की जय चाहता था। क्या सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी? क्या सुनकर? वे ही भारत माता हैं, मतलब देश के लोगों से ही भारत माता बनी है। भारत माता पाठ का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इसमें था कि भारत को जानना, स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा देना। तो भारत माता पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा देना। भारत माता का अर्थ बताकर जवाहरलाल नेहरू लोगों में कौन सी भावना उत्पन्न करना चाहते थे? देश प्रेम की, परस्पर मेल जोल की, भक्ति की, देश की एकता की। तो कौन सी? देश प्रेम की। अगला प्रश्न है, शायद यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, इस पाठ के कम ही थे, और ये हमारा अंतिम अध्याय है। आत्मा का ताप नामक पाठ साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो ये हमारी आत्मकथा के अंतर्गत आता है। आत्मा का ताप पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सर सैयद हैदर रज़ा। और सैयद हैदर रज़ा किस प्रदेश के रहने वाले थे? तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। सैयद हैदर रज़ा का संबंध किस विषय से रहा? तो ये संबंध रहा इनका चित्रकला से, एक चित्रकार थे। यहाँ से भी HPSC सब्जेक्टिव में 2 या 1 प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। तो चैप्टर को थोड़ा कम मत समझना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। सर्वप्रथम सैयद हैदर रज़ा को कौन सी नौकरी मिली थी? तो सर्वप्रथम इनको ड्राइंग अध्यापक की नौकरी मिली थी। बम्बई में हैदर रज़ा को कहाँ और कौन सी नौकरी मिली थी? तो बम्बई में इनको मिली थी एक्सप्रेस स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिली थी। बम्बई में सैयद हैदर रज़ा अध्ययन के लिए कहाँ जाता था? तो ये जाता था मोहन आर्ट क्लब में। हैदर रज़ा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब मिला था? तो ये मिला था 1948 में। यही प्रश्न पूछा गया था HPSC ऑब्जेक्टिव में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, और सैयद हैदर रज़ा को फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति कब मिली थी? तो ये छात्रवृत्ति उनको मिली थी 1950 में। सैयद हैदर रज़ा ने JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र कब बना था? ये नियमित छात्र बना था 1947 में।
और लेखक कौन से सन में श्रीनगर गया था? तो लेखक कौन से सन में श्रीनगर गया था? 1948 में गया था। सन 1948 में कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वहाँ शेख अब्दुल्ला थे। श्रीनगर की यात्रा के समय हैदर रजा की मुलाकात किस महान फोटोग्राफर से हुई थी? तो इनकी हुई थी फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये से। सैयद हैदर रजा ने फ्रेंच भाषा किस संस्थान से सीखी? फ्रेंच कहाँ से सीखी थी इन्होंने? कहाँ से सीखी थी? अलियांस फ्रांसे से। पिकासो कौन थे? पिकासो कौन थे? एक फ्रेंच चित्रकार थे पिकासो। सैयद हैदर रजा की दृष्टि में चित्रकला क्या है? तो सैयद हैदर रजा की दृष्टि में चित्रकला आत्मा की पुकार है। हैदर रजा ने बचपन को क्या बताया है? तो बताया है इन्होंने बचपन को जागृति बताया है। और सैयद हैदर रजा की छटपटाहट किस लिए थी? तो किस लिए थी इनकी छटपटाहट? पैसा कमाने की, भारत लौटने की, काम करने की, आराम कमाने की। तो उनकी छटपटाहट क्या थी? काम करने की। तो ये थी हमारे एक से, इसमें फर्स्ट अध्याय की नहीं है, जो नमक का दरोगा पाठ है उसी के केवल नहीं है। मैं आपको एक अलग से वीडियो डाल दूंगी। बाकी ये लेसन नंबर 2 से लेकर 10 तक का आपकी जो है ये एक संपूर्ण आपकी मैराथन क्लास है। और सभी एमसीक्यूज़ मैंने सभी अध्याय के इसमें लेने की कोशिश की है, जो कि आपके पॉइंट एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, इस लंबी वीडियो को बनाने में बहुत थोड़ी सी मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एस्टेट 2023 टीजीटी पीजीटी एस्टेट का सिलेबस जो भी है दिया हुआ है, उसको पढ़ने के लिए आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर ज़रूर जाएं। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पर आपका जो सिलेबस है अधिकतर वहाँ पर संपूर्ण हो चुका है। तो ये थी दोस्तों, फिर से मैं कहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।